कई सदियों से पुराने व्यापार की बात आती है तो सबसे पहले नाम याद आता है सिल्क रूट का। सिल्क रूट की शुरुआत चांगवान शहर जो कि चाइना में है वहां से होती थी। वहां से ये रास्ता समरकंद, बक्ट्रिया और फारस जैसे शहरों से होकर गुजरता था। आगे चलकर यह दो हिस्सों में बढ़ जाता था। एक रास्ता आज के इस्तांबुल तक जाता था और दूसरा अलेक्जेंड्रिया जो कि मिस्र में है वहां तक पहुंचता था। वहीं से ये आगे बढ़कर रोम और ग्रीस जैसे यूरोपीय देशों से भी जुड़ता था। यही वो रास्ता है जिससे चीन का रेशम, भारत के मसाले, फारस की खुशबू यूरोप तक पहुंचती थी। हर किताब और हर नक्शे में यही रास्ता सबसे मशहूर माना गया है। लेकिन 2022 में खुदाई करने वाली एक टीम आज के मिस्र में लाल सागर के किनारे बसे बेरेनिक नाम के एक पुराने बंदरगाह पर काम कर रही थी। खुदाई में भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा मिली। यह अफगानिस्तान के पश्चिम में पहली बार ऐसी प्रतिमा थी। एक मंदिर के अंदर पत्थर पर लिखा हुआ एक संदेश भी मिला जिसमें 3 पुराने समय के हिंदू देवी देवताओं के नाम थे। कौन कौन से? वासुदेव, बलराम और देवी एकानंशा। इतना ही नहीं, 3री सदी के एक और पत्थर पर संस्कृत और यूनानी में लिखा था, राजा फिलिप के 6ठे वर्ष में क्षत्रिय वासुला ने यह मूर्ति सभी जीवों की भलाई और सुख के लिए अर्पित की है। यह पत्थर गुजरात के एक बौद्ध व्यापारी ने चढ़ाया था। खुदाई आगे बढ़ी तो वहां से एक से बढ़कर एक चीजें निकलने लगी। मिट्टी के नीचे स्पेन के बर्तन, अरब की खुशबू वाली धूप, वियतनाम और जावा के रंग बिरंगे मनके, लेबनान की देवदार की लकड़ी और भारत से आए मोती, रेशमी कपड़े, यहाँ तक कि हाथी दांत से बनी चीजें भी मिली। इतना ही नहीं, वैज्ञानिकों को भारत के मकाऊ बंदर की हड्डियां भी मिली। इससे पता चलता है उस समय व्यापारी सिर्फ सामान ही नहीं बल्कि पालतू जानवर भी अपने साथ ले जाते थे। जैसे जैसे खुदाई और खोज आगे बढ़ी, वैज्ञानिकों को एक बड़ी बात पता चली। दोनों देश, भारत और मिस्र, बहुत पुराने समय से आपस में व्यापार कर रहे थे। यह समुद्री रास्ता भारत के सामान को रोम साम्राज्य तक ले जाता था। इतिहासकारों ने इस पुरानी समुद्री व्यापार के रास्ते को गोल्डन रोड का नाम दिया। आज इतिहासकार मानते हैं कि सिल्क रूट सिर्फ जमीन पर नहीं था, व्यापार ऊंटों पर ही नहीं बल्कि समुद्रों की नाव पर भी होता था। तो सवाल उठता है, भारत के व्यापारी कब से इस रास्ते का इस्तेमाल कर रहे थे? इस रास्ते की खोज कैसे हुई? इसे खोजा किसने? इस रास्ते से क्या क्या चीजें आती और जाती थी? और सबसे बड़ी बात, यह गोल्डन रोड इतिहास से कैसे गायब हो गया? सबूत बताते हैं करीब 7000 ईसा पूर्व यानी करीब 9000 साल पहले भारत के व्यापारी अफगानिस्तान से खास लाजवर्द पत्थर को लेकर सीरिया तक पहुंच चुके थे। लगभग 2500 ईसा पूर्व तक भारत की सांगवान लकड़ी, लाल संगमरमर और हाथी दांत मेसोपोटामिया और फारस की खाड़ी तक पहुंचने लगे थे। छोटी चीजें जमीनी रास्ते से जाती थी, लेकिन बड़े पत्थर और लकड़ी के टुकड़े नदियों और समुद्रों की नाव से भेजे जाते थे। करीब 2000 ईसा पूर्व सिंधु घाटी के व्यापारी इतने मशहूर हुए कि बेबीलोनिया में उनकी भाषा समझने के लिए ट्रांसलेटर रखा जाता था। उर के राजा सुल्गी ने भी कहा था वह मेलवन की भाषा बोल सकता है। मेसोपोटामिया की खुदाई में कुछ मानव अवशेष मिले जिनमें भारतीय डीएनए भी था। ये दिखाता है कि उस समय भारत के लोग वहां जाकर बस चुके थे। जब इतिहासकारों ने मिस्र के राजा रामसेस द्वितीय की मम्मी की जांच की तो उन्हें एक हैरान कर देने वाली चीज मिली, काली मिर्च के दाने। यह काली मिर्च भारत से आई थी, शायद लाल सागर के समुद्री रास्ते से। इसका मतलब है कि उस समय भारत का व्यापार मिस्र तक पहुंच चुका था। इतना ही नहीं, भारत के हीरे भी मिस्र भेजे जाते थे। वे पिरामिड बनाने के पत्थर काटने के औजारों में इस्तेमाल होते थे। भारत के मोती, रेशमी कपड़ा, मसाले यूनान तक भी पहुंच गए थे। मोस द्वीप पर दालचीनी के निशान मिले जो साफ बताते हैं कि यह मसाला भारत से आया था। इससे एक और बात साबित होती है, भारत के पूर्वी तट के नाविक दक्षिण पूर्व एशिया के व्यापारियों से जुड़े हुए थे।
दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व तक वहाँ की चीजें जैसे सुपारी, नारियल भारत में आने लगी और भारत से अदरक, दालचीनी, चंदन, केला और धान उन देशों में जाने लगे। धीरे धीरे यही चीजें भारत की पहचान बन गई। इतना ही नहीं, मुर्गियां और सूअर भी दक्षिण पूर्व एशिया से भारत में आए माने जाते हैं। फिर चौथी सदी ईसा पूर्व तक भारतीय व्यापारियों ने एक स्थायी समुद्री रास्ता बना लिया जो भारत के पूर्वी तट से निकलकर जावा, सुमात्रा, थाईलैंड और दक्षिण चीन सागर तक जाता था। इन समुद्री यात्राओं से व्यापारी वहां से सोना, मसाले, चंदन, कपूर, काली मिर्च और टीन लेकर जाते थे और बदले में कांच के मोती, कांसे के बर्तन और रत्नों के गहने बेचते थे। सिकंदर के मरने के बाद 323 ईसा पूर्व उसका विशाल साम्राज्य कई हिस्सों में बट गया। एक और सेल्यूसिड साम्राज्य बना, दूसरी ओर मिस्र में टॉलमी वंश की शुरुआत हुई। दोनों के बीच शक्ति और सम्मान की लड़ाइयां शुरू हो गई। उस समय युद्ध की सबसे बड़ी ताकत थी हाथियों की सेना। सेल्यूसिड साम्राज्य के राजा भारत से हाथी मंगवाते थे, लेकिन मिस्र के लिए आसान नहीं था क्योंकि अफ्रीका के हाथियों पर काथरेज का नियंत्रण था और भारत से हाथी मंगवाने का कोई रास्ता नहीं था। इसी वजह से मिस्र के राजा टोलमी द्वितीय ने एक नई योजना बनाई। उन्होंने रेड सी के किनारे 3 बड़े बंदरगाह बनवाए, आर्सेनोई, मायोस हर्मोस और बेरेनाइक। इन बंदरगाहों से 2 काम शुरू हुए, हाथी पकड़ना और व्यापार करना। मिस्र के जहाज अफ्रीका के पूर्वी तट तक जाते थे जो आज का यूथोपिया और सोमालिया है। वहां से हाथी पकड़कर बेरेनाइक बंदरगाह लाए जाते थे। फिर उन्हें 2 हफ्तों की लंबी रेगिस्तान यात्रा कराई जाती थी जब तक वे नाइल नदी तक न पहुंच जाएं। इस सफर के दौरान लोगों ने चट्टानों पर अपने नाम और निशान बनाए। इन्हीं में से एक नाम मिला एक भारतीय महावत सोफान का। यह साबित करता है कि भारत के लोग भी उन समुद्री यात्राओं और हाथी अभियानों का हिस्सा थे। धीरे धीरे समय बदला। 200 ईसा पूर्व तक युद्धों में हाथियों की जरूरत कम हो गई, लेकिन वे बंदरगाह और रास्ते बने रहे और इन्हीं बंदरगाहों से आगे चलकर द गोल्डन रोड की नींव रखी गई। पहली सदी ईसा पूर्व में जब अगस्टस सीजर ने मिस्र को जीत लिया तो अब रोम सिर्फ भूमध्य सागर का मालिक नहीं था, बल्कि उसने लाल सागर और हिंद महासागर के रास्ते भी अपने कब्जे में ले लिए थे। रोम का साम्राज्य अब चारों दिशाओं में फैल चुका था और उसकी नजर भारत पर भी थी, जहां से मसाले, मोती, रेशमी कपड़े और हाथी दांत जैसे अनमोल खजाने आते थे। अगस्टस ने अपने गवर्नर एलियस गैलस को आदेश दिया, लाल सागर के बंदरगाह आर्सेनोई को फिर से बनाओ ताकि हमारे जहाज अरब और भारत तक पहुंच सके। गैलस ने सम्राट का आदेश माना। नए रास्ते बनाए गए, आर्सेनोई की मरम्मत कर व्यापार करने योग्य बना दिया। इस काम में उन्हें लगभग 5 साल लगे। अब सवाल उठता है, इतना कीमती माल आखिर रोम तक पहुंचता कैसे था? कौन से जहाज चलते थे, कौन से रास्ते अपनाए जाते थे और कितने महीने लगते थे भारत से रोम तक जाने में? इसका जवाब छिपा है मिस्र के पुराने शहर कप्टोस में, जिसे कहा जाता था रेड सी रूट का दिल। भारत और अरब अफ्रीका से आने वाला हर सामान पहले यहीं आता था। फिर उसे 2 हिस्सों में बांट दिया जाता, कुछ हिस्से रोम के लिए और बाकी मिस्र के बाजारों के लिए। इसी वजह से रोमन साम्राज्य ने यही अपना मुख्य व्यापारिक केंद्र बनाया। रोमन अफसर और टैक्स वसूलने वाले अधिकारी यहीं बैठते थे। हर सामान पर टैक्स लगता था, भारत के मसालों से लेकर अरब की खुशबुओं और अफ्रीका के सोने तक। अलेक्जेंड्रिया से काप्टोस तक नाइल नदी के रास्ते पहुंचने में करीब 12 दिन लगते थे। यह सफर लगभग 400 मील लंबा था। काप्टोस से व्यापारी ऊंटों के काफिलों के साथ रेगिस्तान पार करके 2 बड़े बंदरगाहों की ओर निकलते थे, मायोस हर्मोस और बेरेनाइके। हालांकि मायोस हर्मोस पास था, लेकिन वहां की तेज हवाएं और समुद्री तूफान खतरनाक थे। इसीलिए ज्यादातर व्यापारी थोड़ा लंबा मगर सुरक्षित रास्ता बेरेनाइक चुनते थे। रेगिस्तान के बीच ये रास्ते पत्थरों के ढेर से चिन्हित किए गए थे ताकि कोई काफिला रास्ता न भटके। पहले यह इलाका बहुत असुरक्षित था, डाकू और लुटेरे अक्सर हमला कर देते थे। लेकिन जब सम्राट अगस्टस ने इन रास्तों को सुरक्षित घोषित किया तो हालात बदल गए। उसने निगरानी टावर, सैनिक चौकियां और रोमन सुरक्षा दल तैनात किए जो काफिलों को उनके डेस्टिनेशन तक सुरक्षित पहुंचाते थे। इससे व्यापार पहले से ज्यादा सुरक्षित और भरोसेमंद बन गया। अब व्यापारी जानते थे चाहे उनका माल भारत से आए या अफ्रीका से, वह सुरक्षित रोम तक पहुंचेगा। इन नए बंदरगाहों के बनने के बाद रोमन साम्राज्य की किस्मत बदल गई।
अब वहां से रोमन व्यापारी अपने जहाज के बड़े बड़े बेड़े तैयार करने लगे और कुछ ही सालों में दर्जनों जहाज सीधे हिंद महासागर के रास्ते भारत की ओर रवाना होने लगे। हिस्टोरियन के अकॉर्डिंग उस समय भारत के साथ होने वाले व्यापार से मिलने वाले टैक्स से रोमन सरकार की कुल आमदनी का 1/3 हिस्सा आता था, यानी भारत और रोम की सबसे बड़ी कमाई का स्रोत बन चुका था। इसके पक्के सबूत मिले हैं मिस्र के ओक्सीनरस में। वहाँ खुदाई के दौरान एक पुराना दस्तावेज मिला जिसमें एक व्यापारी समझौता लिखा था। इस दस्तावेज के अनुसार अलेक्जेंड्रिया का एक व्यापारी भारत के मुजरिस बंदरगाह से माल खरीद रहा था। यह माल भारत से हर्मोपोलिस नामक जहाज में लादा गया और फिर बेरेनाइक बंदरगाह तक लाया गया। जब इतिहासकारों ने उस माल की कीमत देखी तो हैरान रह गए। उस जहाज से भारत से आया था करीब 4 टन हाथी दांत, जिसकी कीमत थी 7 मिलियन सेस्टर्स। ये सेस्टर्स उस समय की रोमन करेंसी थी। एक सेस्टर्स लगभग 25 पैसे के बराबर था। तुलना के लिए सोचिए, एक रोमन सैनिक साल भर में 800 सेस्टर्स कमाता था और सेनेटर बनने के लिए किसी भी व्यक्ति को कम से कम 10 लाख सेस्टर्स की संपत्ति दिखानी पड़ती थी। यानी भारत से आया एक जहाज पूरे रोम साम्राज्य के सैकड़ों सैनिकों और अमीरों की साल भर की कमाई से भी ज्यादा कीमती था। हिस्टोरियन स्ट्रैबो ने भी लिखा, पहले मुश्किल से 20 जहाज अरब सागर की यात्रा करते थे, लेकिन अब हर साल सैकड़ों जहाज भारत की ओर जाते हैं। पहली सदी ईस्वी तक आते आते भारत और रोम के बीच व्यापार तेजी से बढ़ने लगा और इसका सिर्फ एक ही कारण था, भारी मुनाफा। रोमन इतिहासकार प्लिनी ने लिखा, भारत में जो चीज एक सिक्के में मिलती है, रोम में वही 100 सिक्कों में बिकती है। यह व्यापार भारतीय व्यापारियों के लिए दौलत का सागर था, लेकिन रोम के लिए चिंता की वजह बन गया, क्योंकि रोम का सोना लगातार भारत की ओर बह रहा था। प्लिनी, जो बहुत सख्त विचारों वाले हिस्टोरियन थे, इस सोने की निकासी से बेहद परेशान थे। उन्हें काली मिर्च से खास नफरत थी। वे समझ नहीं पाते थे लोग इस काली चीज के लिए इतना सोना क्यों दे रहे हैं। उन्होंने लिखा, यह अजीब बात है, लोग मिर्च के इतने दीवाने हो गए हैं। इसमें नए रंग की सुंदरता है, नए मिठास, सिर्फ तीखापन है, फिर भी हम इसे भारत से मंगवाते हैं। प्लिनी आगे लिखते हैं, भारत अब दुनिया का सोने का कुआं बन गया है। हर साल वहां जाने से हमारे साम्राज्य से कम 55 मिलियन सेस्टरीज निकल जाते हैं। इस समय के हिस्टोरियन टेस्टस ने भी शिकायत की, हमारी दौलत, हमारी औरतों के गहने और हमारे कपड़े, अब सब कुछ विदेश और दुश्मनों में बह रहा है। जब इतिहासकारों ने पुराने अभिलेखों को जोड़कर देखा तो आंकड़े सब हैरान रह गए। हर साल लाल सागर के बंदरगाहों पर भारत से जो माल उतरता था उसमें शामिल थे 16,000 टन मिर्ची और कपास, 10,000 टन मसाले और दालचीनी, 50 टन इत्र, 576 टन हाथी दांत और 300 टन कछुए की खाल। यानी हर साल लगभग 26,000 टन भारतीय सामान रोम के बाजार में पहुंचता था। रोम की चिंता अब हकीकत में बदलने लगी थी। सोना लगातार भारत की ओर जा रहा था। रोमन दरबार में यह चर्चा बढ़ गई कि आखिर इसे रोका कैसे जाए। इसी बीच दक्षिण भारत के 2 शक्तिशाली राजवंश पांड्या और चोला ने रोम में अपने दूत भेजे। उनका संदेश साफ था, हाँ, तुम्हारा सोना भारत आ रहा है, लेकिन बदले में तुम्हें दुनिया का सबसे अच्छा और अनोखा माल भी मिल रहा है। भारत अपने मसालों, रेशमी कपड़ों, रत्नों और हाथी दांत से रोम को मोहित कर चुका था। कहा जाता है इन भारतीय दूतों ने लाल सागर के रोमन बंदरगाहों पर व्यापारिक अधिकार भी मांगे ताकि भारतीय व्यापारी वहां फ्रीडम से अपना व्यापार कर सके। रोम इस व्यापार पर कंट्रोल रखना चाहता था, इसलिए 17वीं ईस्वी में सम्राट वेस्पियन ने सोने के निर्यात पर अस्थायी रोक लगा दी। लेकिन जो बात रोम के लिए चिंता का विषय थी, वही भारत के लिए समृद्धि का स्वर्णकाल बन गई। भारत और रोम का रिश्ता अब सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं रहा। विचार, संस्कृति और धर्म सब एक दूसरे में घुलने लगे। जैसे भारत का दर्शन, गणित और ज्ञान पश्चिम तक पहुंचा, वैसे ही पश्चिम की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराएं भी भारत तक आई। 3वीं सदी ईस्वी के एक प्राचीन रोमन नक्शे तैबुला में केरल के मुजरिस शहर में सम्राट अगस्टस के मंदिर का उल्लेख मिलता है। यह इस बात का प्रमाण है कि रोमन धर्म और उनकी मूर्तियां भारत तक पहुंच चुकी थी। इस काल में भारत पहुंची एक और महान कथा, यीशु मसीह के शिष्य संत थॉमस। कहा जाता है कि सन 52 ईस्वी में वे जहाज से स्कूटरा होते हुए भारत पहुंचे। शुरू में वे झिझक रहे थे और बोले, मैं यहूदी हूँ, भारत कैसे जा सकता हूँ। किंवदंती के अनुसार उसी समय यीशु स्वयं प्रकट हुए और कहा, डरो मत थॉमस, भारत जाओ, वहाँ मेरे वचनों का प्रचार करो, मेरी कृपा तुम्हारे साथ है। थॉमस भारत आए। उन्हें राजा गोंडोफोरस के दरबार में एक राजमिस्त्री के रूप में भेजा गया। वहाँ उन्होंने 7 चर्चेज की स्थापना की, जो आज भी दक्षिण भारत के सबसे पुराने ईसाई समुदाय से जुड़े हुए हैं। कहा जाता है 68वीं ईस्वी में
मयालपुर जो कि चेन्नई में है में संत थॉमस शहीद हो गए। उनका नाम भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत का स्थायी हिस्सा बन गया। एक प्रतीक की भारत न केवल व्यापार का बल्कि विश्वास और विचारों का भी संगम था। अब सवाल उठता है, धीरे धीरे यह रास्ता गुमनामी के अंधेरों में कैसे चला गया। कभी जो गोल्डन रोड भारत और रोम को जोड़ने वाली सुनहरी डोर था, वह आखिर इतिहास से कैसे मिट गई। इसी पतन की सबसे पहली और बड़ी वजह थी साम्राज्यों का पतन। तीसरी सदी ईस्वी के बाद रोमन साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। उनके बंदरगाह वीरान हो गए, जहाजों की आवाजें थम गई और जो सोना भारत की ओर बहता था अब युद्धों और सत्ता में खर्च होने लगा। दूसरी बड़ी वजह थी भारत के बंदरगाहों का बदलना। मुजरिस, आर्कमेडू और धनीरकोटा जैसे दक्षिण भारतीय महान बंदरगाह जो कभी दुनिया के नक्शों पर चमकते थे, अब कीचड़ और समय की परतों में दब गए हैं। नदियों का रुख बदला, समुद्र पीछे हट गया और इन शहरों की चहल पहल इतिहास में हो गई। तीसरी बड़ी वजह थी नई रास्तों की खोज। मध्य युग में जब यूरोपीय नाविकों ने अफ्रीका के चारों ओर घूमकर भारत तक नया समुद्री रास्ता खोज लिया तो पुराना लाल सागर वाला मार्ग बुला दिया गया। अब भारत आने वाले जहाज रोम से नहीं बल्कि पुर्तगाल और स्पेन से आने लगे। धीरे धीरे द गोल्डन रोड, जो कभी दो महान सभ्यताओं को जोड़ने वाली सुनहरी डोर था, इतिहास के नक्शे से मिट गई। जहां कभी सोने की तरह चमकता व्यापार बहता था, अब वहां सिर्फ रेगिस्तान की खामोशी रह गई। लहरें जो कभी जहाजों को गले लगाती थी, अब सिर्फ हवा की गूंज सुनती है। मानो समय खुद कह रहा हो, हर महान रास्ता एक दिन अपने अंत तक जरूर पहुंचता है।